क्योंकि गढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा? हमारे गांव के गांव जलाए जाए, इस तरह से नहीं हो सकता है। नहीं, अगर राज सत्ता जालिम हो जाए तो किसान का सीधा जवाब है, जा जा, तेरे जैसे कितने ही राज मैंने मिट्टी में मिलते देखे हैं। पश्चिमी तट पर स्थित सूरत शहर से 40 किलोमीटर दूर बारडोली शहर। यूं तो ये छोटी सी तहसील है, लेकिन इतिहास में इसका स्थान बहुत बड़ा है। इस छोटी सी तहसील ने पूरे देश को ये बताया कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो हम सब ने सुना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय नेता के तौर पर जिस सत्याग्रह ने स्थापित किया वो है बारडोली सत्याग्रह। बारडोली की जनसंख्या को समझना जरूरी है। सबसे पहले कुल जनसंख्या 88,000, जिनमें 20,000 पटेल समाज के लोग, 6,000 ब्राह्मण, 4,000 मुस्लिम समुदाय के लोग। इन जातियों को उजली परज कहते थे, यानी ऊंची जातियां थी उस हिसाब से, और निचली जातियों को काली परज कहा जाता था। डोडिया जाति के लोग 11,000 और दुबला जाति के लोग 38,000 सबसे ज्यादा थे। काली परज लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। वे खेतों में दास के रूप में काम करते थे। गुजरात के क्षेत्रों में उस समय अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू थी। एक होता है स्थायी बंदोबस्त और एक होता है अस्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का मतलब होता है एक बार खेत का लगान तय कर दिया जाता है, फिर हमेशा के लिए वही लगान रहता है। और अस्थायी बंदोबस्त का मतलब सरकार हर 30 वर्षों में सर्वे करती थी, गांव की जमीन नापी जाती थी, नक्शे बनते थे, हर एक किसान के खेत को अलग अलग बताया जाता था। बारडोली में यही व्यवस्था थी। एक सेटलमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाती थी, जिसका काम होता था सब जांच पड़ताल करके लगान निश्चय करे और सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजे। सेटलमेंट ऑफिसर किसान की समृद्धि के आधार पर लगान तय करता था, जैसे जमीन की कीमत बढ़ी या घटी, फसलों के भाव चढ़े या उतरे, ठेके पर जमीन देने के भाव बढ़े या घटे, अन्य कारक जैसे मवेशी कितने हैं, किसान का मकान कैसा है, वर्षा कितनी होती है, अकाल कितना पड़ता है, इत्यादि इत्यादि। यह सब कारक होते थे किसानों की दशा का पता लगाने के लिए। बारडोली में पहला बंदोबस्त यानी इस प्रकार का सर्वे हुआ था 1865-66 में, और उस समय अमेरिका में गृह युद्ध के कारण विश्व में कपास के भाव बढ़े हुए थे, और बारडोली में कपास सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। इसलिए अंग्रेजों ने यह सोचकर कि यहाँ के लोगों ने कमाई की है, इस कारण से उन पर अधिक लगान लगा दिया अगले 30 सालों के लिए। अब 30 साल बाद दूसरा बंदोबस्त 1895-96 में, उस टाइम भी लगान जरूरत से ज़्यादा बढ़ाया गया। जैसे जहां 1866-67 में 4 लाख रुपए का लगान वसूल हुआ था, वहीं 1897 में 4.5 लाख रुपए का लगान हुआ था, यानी सीधे सीधे 10% की वृद्धि। अब 30 साल बाद नया बंदोबस्त 1927-28 में होना था, क्योंकि 30 साल तभी पूरे होने थे। सेटलमेंट ऑफिसर के तौर पर MS जयकर की नियुक्ति की। MS जयकर का काम गांव-गांव जाकर जनता की समृद्धि का पता लगाने का था, उनसे बातचीत करना, खेतों को देखना। लेकिन इस काम में समय बहुत लगता है, इसलिए भाई साहब ने सिर्फ कागजों में देखा कि जमीन के भाव बढ़ गए और माल के भाव बढ़ गए हैं। इसीलिए भाई साहब को लगा कि जनता समृद्ध हो गई है और 30% लगान बढ़ा दिया जाए, ऐसा लिखकर अपनी रिपोर्ट ऊपर भेज दी। अब ऊपर भेजी तो भी किसको भेजी? इनको रिपोर्ट कलेक्टर को भेजनी थी, और उस समय सूरत के कलेक्टर छुट्टियों पर थे, इसलिए भाई साहब खुद ही कार्यवाहक कलेक्टर थे, इसलिए खुद ही रिपोर्ट को स्वीकृत कर दिया और आगे भेज दिया। बाद में रिपोर्ट प्रकाशित किया गया और रिपोर्ट में 30% लगान बढ़ाने की बात थी। जब किसानों को इसके बारे में पता चला तो सब आश्चर्यचकित थे। उनको अपनी राय के लिए कहा तो एक सिरे से सबने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। 29 मार्च 1927
को किसानों का एक शिष्टमंडल अंग्रेज अधिकारी मिस्टर रियू से मिले, लेकिन सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी। किसानों की बात यह थी कि जो सर्वे हुआ है वो सही नहीं है, इसलिए वापस जांच कराई जाए और जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक किसान लगान नहीं देंगे। अब देखिए, जांच में ऐसी क्या कमी रह गई थी? तो सरकार ने लगान मुख्य 3 कारणों के आधार पर बढ़ाया था और उन तीनों कारणों के विपक्ष में किसानों के पास तर्क थे। सरकार ने कहा कि लगान इसलिए बढ़ाया क्योंकि जमीनों के मूल्य बढ़ गए हैं, जिसका मतलब है कि जनता समृद्ध हो गई है। तो किसानों ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण कपास के मूल्य बढ़े, जिसके कारण लोग अधिक खेती करने लगे, इसलिए मूल्य केवल प्रथम विश्व युद्ध के समय ही बढ़े हुए थे, अभी नहीं। अभी तो मूल्य नॉर्मल है, इसलिए इस आधार पर लगान बढ़ाना उचित नहीं। दूसरी बात, फसलों की मूल्य वृद्धि, तो वह भी पहले विश्व युद्ध के समय ही हुए थे, अभी नहीं। प्लस किसानों का खर्चा भी बढ़ा है, बारडोली तालुका पर ऋण भी पहले की तुलना में बढ़ा है और वास्तव में भी जनता समृद्ध नहीं हुई थी। देखिए, गलती सेटलमेंट ऑफिसर से हुई, उसे गांव-गांव जाकर सभी चीजों को देखना था, जबकि उसने केवल कागजों पर लिखित रिकॉर्ड देखकर ही रिपोर्ट बना दी और मान लिया कि जनता की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हुई है। पहले तो किसानों ने प्रार्थना पत्र सौंपे, सरकार ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अंततः किसानों को सत्याग्रह एकमात्र रास्ता दिखा और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए और उन्हें नेतृत्व करने के लिए कहा। 6 फरवरी 1928 सरदार पटेल ने गवर्नर को पत्र लिखा, जिसमें अपनी मांग उन्हें बताई और कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो वे सत्याग्रह करेंगे। 1 हफ्ते के पश्चात सरकार से संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर वल्लभ भाई पटेल ने गांव-गांव जाकर किसानों को तैयार किया। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों से कहा कि हो सकता है इस सत्याग्रह में आपकी जमीन नीलाम हो जाए, हो सकता है आपके घर का सारा सामान सरकार जब्त कर ले, हो सकता है आपको जेल में भर दे और पता नहीं ये सत्याग्रह कितने समय तक चलेगा, लेकिन आपको डटे रहना है। पूरे देश की निगाहें बारडोली के किसानों पर है, लड़ाई आपको करनी है, मैं तो केवल आपके साथ खड़ा रहूंगा। किसान भी सत्याग्रह के लिए तैयार थे क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लगान भरने की तारीख के दूसरे दिन पूरी तहसील में से किसी ने लगान नहीं भरा। 22 फरवरी सरकार ने धमकियां देना शुरू किया। सरकार के लोग अब जिन्होंने लगान नहीं जमा कराया, उनके घर पर आकर उनकी सारी संपत्ति को जब्त करने लगे और उसे बेचकर लगान वसूल करने लगे। लेकिन इस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐसा संगठन बनाया था जो हर गांव में कुछ स्वयंसेवक गांवों के बाहर रहते थे। जैसे ही किसी अधिकारी को आते देखते, वे ढोल शंख बजाकर पूरे गांव को सूचित कर देते और गांव के लोग अपने घरों में ताला लगाकर अंदर छिप जाते। वहां कोई न मिलता देख अधिकारियों को वापस जाना पड़ता। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ, 1-2 अधिकारी आते थे, लेकिन अब सारे सामान को उठाने के लिए तो लोग चाहिए ना, अधिकारी खुद थोड़ी उठाएंगे। पूरे गांव में से उन्हें एक इंसान नहीं मिलता सामान उठाने के लिए। ऐसा पूरी बारडोली तालुका में होता था। समय के साथ सरकार ने किसानों के खेतों को खालसा करना शुरू किया। खालसा का मतलब खेतों को किसी और को बेच देना। लेकिन लोगों की एकता इतनी थी कि किसी ने खेत को खरीदा ही नहीं। इधर सरदार पटेल दिन रात एक करके गांव-गांव जाकर लोगों को सचेत कर रहे थे। इस दौरान कहीं कहीं कुछ लोगों ने तो सरकार को लगान दे भी दिया। फिर उन लोगों का बहिष्कार शुरू हुआ। जो लोग सरकार की मदद करते थे उनका बहिष्कार किया जाता था, इसीलिए इतनी अधिक एकता बनी रही। अब सरकार को ना लोग मिल रहे थे संपत्ति जब्त करने के लिए और न ही जानकारी मिल रही थी कि किसका घर कहाँ है, क्योंकि जिधर जाते उधर पहले से ही सब पता चल जाता और लोग घर बंद करके बाहर चले जाते। जब एक अधिकारी खुद गांव में गए और वहां के किसान से पूछा तो उसने कुछ ऐसे जवाब दिया। अधिकारी: अरे भले आदमी, जब सारे तालुका में फूट पड़ जाएगी तब जख मार के लगान अदा कराएगा तो अभी क्यों नहीं देता? किसान: ऐसी बात जबान से भी ना निकालिए साहब, सार तालुका भले ही लगान जमा करा दे, हम तो थूक कर नहीं चाट सकते। अधिकारी: अरे भाई, हमारी बात चाहे ना रख, पर जब बड़े हाकिम आएंगे उनकी बात का तो कुछ ख्याल करेगा ना। किसान: उसका बड़प्पन हमारे किस काम का, अब तो वल्लभ भाई जब हुक्म करेंगे तभी लगान अदा किया जाएगा। बेचारे अधिकारी को निराश होकर वापस जाना पड़ा। फिर सरकार ने बाहर से पठान गुंडे बुलवाए। ये पठान किसानों के पशुओं को निशाना बनाने लगे, क्योंकि बड़े बड़े पशुओं को तो घर में नहीं रख सकते हैं ना। इन पठानों ने
कई भैंसों को पकड़कर बाहर ले जाकर बेचा। हद तो तब हो गई जब ये पठान महिलाओं के साथ गलत हरकतों पर उतर आए। एक गांव में एक महिला को अकेली देख एक पठान ने उसको पकड़कर खेत की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस दरमियान सामने से एक गाड़ी दिखाई दी जिसके कारण वो वहां से भाग गया। एक और गांव में नदी के किनारे पर महिलाएं कपड़े धोने के लिए आती थी। नदी के दूसरे किनारे पर जब ये पठान लोग जानबूझकर नंगे होकर नहाते थे, इस बदतमीजी के कारण महिलाओं ने वहां जाना तगात छोड़ दिया। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो बारडोली के लोगों के साथ घटी। अब सरकार अपना अंतिम हथियार इस्तेमाल करने पर आई कि लोगों को जेल में डालने लगी। बारडोली में फरवरी से लेकर जुलाई तक किसानों को घरों में बंद रहना पड़ा। अब बारडोली में शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता हो जब पठानों ने किसी के घर पर हमला ना किया हो, बाड़ ना तोड़ी हो, दरवाजा ना फोड़ा हो, कोड़ा ना मारा हो, भैंस को ना उठाकर ले गए हो। इस बारे में सरदार पटेल ने कहा, बैसाख चेष्ट की गर्मी में बंद मकानों के अंदर अकेले नहीं, अपने बच्चों और जानवरों को लेकर महीनों दिन रात किवाड़ बंद कर अंधेरों में स्वेच्छापूर्वक पड़े रहना रण में हाथ में तलवार लेकर कूद पड़ने की अपेक्षा कहीं अधिक धीरज और कष्ट सहने की बात है। बारडोली में 122 में से 84 पटेलों ने, पटेल मतलब गांव के मुखिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 45 में से 19 पटवारियों ने इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों ने अब स्थिति को देखते हुए पठानों को वहां से हटा लिया और पुलिस को लगा दिया। 12 जुलाई तक पूरे देश भर से 2,64,000 रुपए का चंदा एकत्रित हो चुका था। अंग्रेजों का अत्याचार कम नहीं हो रहा था। किसानों की बड़ी बड़ी हाथी जैसी भैंसें कसाईयों को कोड़ी के मोल बेच रहे थे। चोर और लुटेरों की तरह रात को और दिन दहाड़े किसानों के मकान से मनमाना लूट कर ले गए। दुर्भाग्य यह है कि फिर भी उन्हें कुछ रुपए ही एकत्रित हुए, जबकि उससे ज्यादा तो रुपये इन सब हथकंडों में खर्च हो गए। पूरे देश में अंग्रेजों के जो समर्थक बुद्धिजीवी थे, अब तो वे भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे। विधानसभा के कुछ सदस्य गवर्नर से मिलने पूना गए, लेकिन गवर्नर साहब तो अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि पहले आप लगान जमा कराओ, फिर हम जांच कमेटी का गठन करेंगे। जुलाई महीना आ चुका था। उसके शुरू में बारडोली के उत्तर में स्थित भरूच जिले में एक सभा हुई, बारडोली की जनता को समर्थन करने के लिए। वहां सभा के अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा, 10-20 साल पहले वाला किसान अब नहीं रहा। बारडोली में अंग्रेजों को पूछता कौन है, उनकी अदालतों में जाता कौन है। उनके अधिकारी जोरों जुल्म से जबरदस्ती घसीट कर ले जाए तो बात अलग है, नहीं तो कोए उड़ते हैं वहां। लोगों की सच्ची न्याय सभा तो स्वराज्य आश्रम है और उनकी सरकार है सरदार वल्लभ भाई। आसपास के जिले में भी अब तो बारडोली को लेकर समर्थन की लहर थी। आसपास ही क्यों, पूरे देश भर के अखबार के फ्रंट पेज पर अब बारडोली की ही खबरें चलती थी। सरकार की स्थिति भी डामाडोल थी। अगर सरकार दमन करे तो संसार में उसकी बदनामी होती, क्योंकि बारडोली के किसान तो अखंड शांति का पालन कर रहे थे। इधर जनता की मांगों के सामने अपना सर झुकाए तो भी सरकार की साख गिरती। इन सारे गतिरोधों के बीच 5 महीना बीत गए। एक अफवाह फैली कि गवर्नर बारडोली के किसानों के दमन के लिए सेना बुलवा रहा है और सरदार पटेल को भी गिरफ्तार करने की अफवाह है। तभी गांधी जी ने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि जरूरत हो तो मुझे खबर कर देना, मैं आ जाऊंगा। गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, उन्होंने सरदार पटेल को ही सारी जिम्मेदारी दी थी। फिर जुलाई महीने में बारिश हुई। किसानों ने महीनों से बंद किए हुए मकानों को खोला। महीनों से अंधेरे में और बंद कमरों में रहने के कारण पशुओं के शरीर की चमड़ी गल गई, उनके पैरों में कीड़े पड़ गए। भैंसों की काली काली चमड़ी अंग्रेजों की तरह सफेद हो गई। मकानों से बाहर निकलते ही जानवर आह्लादित हो पूंछें ऊंची करके नाचने लगे और दौड़ने लगे और हरी हरी घास को खाने लगे। किसान भी अपनी जमीन को निर्भयता पूर्वक जोतने लगे, जबकि कई किसानों की तो जमीन बिक गई थी, फिर भी जोतने लगे। सरकार की दमन और फूट की सारी कोशिशें व्यर्थ गई। अब सरकार के पास केवल 2 ही रास्ते थे, या तो तोप बंदूकें से सबको उड़ा दो या जनता की सारी मांगों को कबूल कर दो। अंग्रेजों ने एक नई चाल चली फूट डालने के लिए। उन्होंने पूरे बारडोली के गांव-गांव में पोस्टर छपवा दिए कि गवर्नर साहब किसानों से मिलना चाह रहे हैं और जो भी किसान उनसे मिलना चाहे वे अपनी अर्जी लिखकर दे दे। लेकिन वल्लभ भाई के बारडोली के किसानों की एकता देखिए कि पूरे 88,000 किसानों में से एक ने भी अर्जी दाखिल नहीं की।
यूं समझिए कि आज के गुजरात और महाराष्ट्र का जो सबसे मुख्य आदमी है, आज की भाषा में मुख्यमंत्री, वो किसानों से मिलना चाह रहा था, लेकिन किसानों ने मिलने से मना कर दिया। अंत में सरकार ने बैठक बुलवाई। तारीख 18 जुलाई। सरदार पटेल अपने 5 विश्वास पात्र लोगों के साथ गवर्नर से मिलने गए। पूरे दिन बात चली। सरदार पटेल ने अपनी मांग रखी कि जांच कराओ और जांच किसी न्याय विभाग के अधिकारी द्वारा खुले तौर पर जुडिशियल पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, या एक सरकारी अधिकारी और 2 गैर सरकारी अधिकारी वाली समिति जांच करे। सरदार पटेल जांच को केवल सरकारी अधिकारी ही करे, ऐसा नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि जांच में कोई बाहर का आदमी भी हो, ताकि जांच एक सही तरीके से हो। दूसरी मांग उन्होंने की कि जिन लोगों का नुकसान हुआ हो उनको मुआवजा दो। तीसरी बात, खालसा की हुई जमीन वापस किसानों को दे दिया जाए। चौथी बात, जिन लोगों की भी आंदोलन में गिरफ्तारी हुई है उनको छोड़ दो। और आखिर में पूरे सत्याग्रह के दौरान किसानों पर जो अत्याचार हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। ये सब मांग पूरी होने के बाद ही किसान लगान देंगे। अंग्रेजों ने सब मांगों को इनकार कर दिया और कहा कि पहले जो लगान है वो देना पड़ेगा, चाहे किसान दो या कोई भी, उसके बाद कुछ सोचेंगे। इस कारण से वार्ता विफल हुई। सरकार भी सत्याग्रह को खत्म करना चाहती थी। कोई सीधा रास्ता तो था नहीं। अगर सरदार पटेल की सब बातें मान ले तो सरकार की चारों तरफ किरकिरी हो। इसलिए सरकार ने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे सांप भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे। देखिए, कुल 4 लाख रुपए का लगान बाकी था। अंग्रेजों ने एक विधानसभा सदस्य को तैयार किया जिसका नाम था रामचंद्र भट्ट। रामचंद्र भट्ट ने सारे पैसे दे दिए अपने निजी खाते से। पैसे दे देने से तो सारी समस्या ही हल हो गई। उसके बाद 2-3 अगस्त को मीटिंग हुई। अंग्रेजों ने उनकी सभी बातें मान ली, केवल एक बात को छोड़कर कि आंदोलन में जो अत्याचार हुए उसकी जांच हो। ये बात अंग्रेजों ने नहीं मानी, क्योंकि अंग्रेज उस अत्याचार की जांच कराने के पक्ष में नहीं थे। बाकी 8 अगस्त को गवर्नर ने घोषणा की कि जो नया लगान बंदोबस्त सही है या नहीं, इसकी जांच होगी, कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, खालसा भूमि किसानों को वापस दे दी जाएंगी, और जिन लोगों की नौकरी गई है या जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनको वापस शामिल कर दिया जाएगा। इस प्रकार से 6 महीने का जो संघर्ष था वो खत्म हुआ और देश को एक नए नेता मिले, सरदार वल्लभ भाई पटेल।